चलिए फिर आपके साथ हिंदी माध्यम में एक बार फिर से एक विषय पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। और आज का जो विषय रहेगा जिस पे अभी हम कुछ अपने टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे, इस विषय को, विषय रहेगा 19वीं शताब्दी में भारत में समाज सुधार आंदोलन। आप सबको पता है 19वीं शताब्दी में भारत में समाज सुधार आंदोलन चले, जिनकी जो शुरुआत हुई थी वो बंगाल से हुई थी, जिसे बंगाल का पुनर्जागरण भी बोल दिया जाता है। बंगाल रेनेसां जो हम एक वर्ड पढ़ते हैं, बंगाल का पुनर्जागरण, जिससे कि पूरे भारत में एक तरह से जागृति आई। और जो 18वीं शताब्दी में जड़ भारत हुआ था, जो भारत में थोड़ा स्टैग्नेशन हो गया था, समाज जड़ हो गया था, अब वहाँ एक पुनर्जागरण की स्थिति आई, जिसके चलते हुए भारत में फिर राष्ट्रवाद का उदय भी हुआ, राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ। अब इस राष्ट्रवाद के उदय से पहले हुए इस समाज सुधार आंदोलन के जो विषय है, इस पर बहुत तरह के सवाल हमारे इस आईएएस की मुख्य परीक्षा में जो मेन एग्ज़ाम होता है इसमें पूछे जाते हैं। उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो सवाल रहता है वो होता है कि जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हुए हैं, जो समाज सुधार आंदोलन चले हैं, उनका जो करैक्टर या नेचर थी, जो उनकी प्रकृति थी, उसके ऊपर आपसे वो टिप्पणी करवाते हैं। आपको उस पर कमेंट करना होता है, उसको एक्सप्लेन करना होता है, राइट। तो इसकी जो है ना सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो हैं, जो आप शब्द यहाँ यूज़ करोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि 19वीं शताब्दी के समाज सुधार आंदोलन की प्रकृति कैसी थी। अब इसके कुछ खास जो शब्द हैं वो क्या क्या हैं, वो आप मेरे साथ साथ अगर लिख लो तो आपका एक आंसर बन जाएगा। और यूजुअली हम क्या करते हैं, हमारी ये कोशिश रहती है, प्रयास क्या रहता है कि हम स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाएं ना, हम उन्हें पढ़ाने के साथ साथ चीज़ें समझाएं और समझाने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर करें कि वो अच्छे आंसर लिखना भी शुरू करें। देखिए क्या होता है, जब तक हम अच्छा आंसर नहीं लिखते हैं तब तक हमारी तैयारी जो है वो बिल्कुल नीरस पड़ी है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे तो किताबों में बहुत सा ज्ञान पड़ा हुआ है, हम पढ़ते रहेंगे, ज्ञान अर्जित करते रहेंगे, पर क्या जो हमें चीज़ें पता हैं, हमें उन्हें सही ढंग से लिखना भी आता है कि नहीं आता। और शायद यहीं पर एक कोचिंग का जो रोल होता है, जो उसकी भूमिका है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि कोई एक इस तरह आपको टीचर मिल जाता है जो आपको रेगुलरली आपके साथ जुड़ा रहता है, आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराता है, जो आप आंसर लिखते हो उनका वो इवैल्यूएशन कर देता है, अवलोकन कर देता है और आपको बता देता है कि इसमें कहाँ कमी रह गई है और आपको इसको किस तरह से सुधारना है। ठीक है, तो चलिए आज हम आपके साथ 19वीं शताब्दी के धर्म सुधार आंदोलन की प्रकृति पर कुछ बात करते हैं। तो जब मैं कुछ कीवर्ड्स बोलता हूँ ना, कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण शब्द रहेंगे, उनमें पहला शब्द आप लिखिए प्रगतिशील। प्रगतिशील मीन्स प्रोग्रेसिव थे। प्रोग्रेसिव का मतलब है कि ये भविष्य में एक बेहतर समाज की कल्पना करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि भविष्य का समाज जो होगा वो आज के समाज से बेहतर होगा। और ये ऐसा विचार करके अपना कार्य करते हैं जिससे कि जो भविष्य में लोगों का जीवन हो वो सरल हो, उसमें और ज़्यादा लोगों को लाभ हो। लाभ का मतलब है सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक सुधार हो, जिससे कि लोगों का जीवन थोड़ा और मीनिंगफुल हो जाए, जिससे लोगों को जीने का जो उनका जीने का ढंग है वो सुगम हो जाए। तो ये प्रगतिशील विचारधारा थी जो कि 19वीं शताब्दी के धर्म सुधार आंदोलन की प्रकृति का एक मुख्य बिंदु था। दूसरा लिखो उदार। उदारवादी थे ये लोग, लिबरल थे ये लोग, समय के साथ अपने आप को बदलना चाहते थे और रूढ़िवादी प्रतिक्रियाओं से दूर रहना चाहते थे। और ये समझते थे कि समाज जैसे जैसे समय के साथ परिवर्तित होते हैं वैसे वैसे उनका विकास होता है, उनकी उन्नति होती है। तो ये लोग जड़ नहीं थे, ये काफ़ी उदारवादी थे। जो भी लोग इस धर्म सुधार आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जैसे राजा राम मोहन रॉय हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हो गए, राइट, जितने भी ये लोग थे। तीसरा है ये समान अधिकारवादी विचारधारा के लोग हैं, इगैलिटेरियन है, सबको एक समान अधिकार दिलवाना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें राजा राम मोहन रॉय की, तो वो औरतों के समान अधिकार की बात कर रहे हैं। और ऐसे ही अगर हम बात करें ज्योति फूले जी की, तो वो दलित समुदाय के लिए समान अधिकारों की बात करते हैं। तो बहुत समान अधिकारवाद का जो विचारधारा है वो इसमें उभर कर सामने आती है।
फिर ये लोकतांत्रिक थे, बहुत ही डेमोक्रेटिक वे में ये काम करना चाहते हैं, समाज के लोगों को ये बता रहे हैं कि सबकी जो भूमिका है वो कितनी महत्वपूर्ण है, किसी भी एक निर्णय पर पहुंचने के लिए उस समुदाय के लोगों का बहुमत होना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा क्या होता है कि आप लोगों पर कुछ चीज़ें थोपते हो जो कि समाज में जड़ता लेके आती हैं। तो लोकतांत्रिक विचारधारा थी। समधर्मी थे, समधर्मी मीन्स सिंक्रेटिक थे कि अलग अलग धर्मों के जो अच्छे विचार हैं, अलग अलग सभ्यताओं के जो अच्छे विचार हैं, उनका समावेश कर लेते हैं, उनको आपस में मिला लेते हैं। कुछ इनको बाहर से अच्छा लगे तो ये ले लेंगे, कुछ अपने समाज के प्राचीन, अगर हम अपने इतिहास में देखें तो जो वहाँ की अच्छाइयाँ हैं उनको भी ग्रहण करेंगे, और जो बाहरी दुनिया की पाश्चात्य जो सभ्यता है उसकी जो अच्छाइयाँ ये उसको भी ग्रहण कर लेंगे। तो ये समधर्मी भी थे, ठीक है। इसी तरह से ये वैश्वजनीन थे। वैश्वजनीन मीन ये कॉस्मोपॉलिटियन थे, और आपस में ना सिंक्रेटिज्म जो है और वो जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म है, इसका मतलब क्या है कि पहले तो ये विश्व का ज्ञान अर्जित करते हैं कि कौन सी सभ्यता में क्या अच्छा है क्या बुरा है, फिर अच्छाइयों को ग्रहण कर लेते हैं और बुराइयों का परित्याग कर देते हैं। इसी तरह इनका एक और जो प्रकृति का मूल रूप था वो क्या था कि इन्होंने पाश्चात्य सभ्यता की अच्छाइयों की स्वीकृति और बुराइयों की अस्वीकृति की। बुराइयों को अस्वीकृत कर दिया, अच्छाइयों को स्वीकृत कर दिया। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, पाश्चात्य सभ्यता की स्वीकृति और अस्वीकृति दोनों की, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण इनकी प्रकृति का विषय बना। अब देखिए हुआ क्या कि 19वीं शताब्दी में जब सोशल रिफॉर्म हुआ, जो ये धर्म सुधार आंदोलन चले, जिनका हमने अभी प्रकृति पर कुछ खास 7 शब्द चुने। अब देखिए जब आप इस पे आंसर लिखोगे, एक भूमिका बना दोगे आप, उसके बाद इन 7 शब्दों पर अगर आपने 20-20 शब्दों में भी थोड़ा सा विस्तार में लिख दिया, 20-20 शब्दों में, तो 140 शब्द बन गए। 15 से 20 शब्द की आपने इसकी भूमिका बना दी, और फिर आपने अंत में कंक्लूजन भी करना है, निष्कर्ष देना है, इसका 15-20 शब्दों का निष्कर्ष दे दिया, तो आपका 150-160 वर्ड का बढ़िया सा आंसर तैयार हो गया। अब आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, किस चीज़ में आपने निपुणता हासिल करनी है कि आपके पास इस तरह के कुछ खास शब्दावली जो होती है वो आप ग्रहण कर लो अपने पास। जब भी सवाल आए आपने इस तरह के कीवर्ड्स अपने आंसर में लगाने हैं, मोतियों की तरह पिरो देने हैं, और उनकी थोड़ी थोड़ी व्याख्या करते हुए अपने आंसर्स कंप्लीट करने हैं। जिस स्टूडेंट के पास इस तरह की शब्दावली आ गई, अब वो क्या करेगा, जल्दी से आंसर भी कंप्लीट करेगा और बाकी लोगों से बेटर आंसर लिखेगा, उसके आंसर अलग चमकेंगे। तो हमें ना सिर्फ पढ़ना नहीं है, इस तरह के कीवर्ड्स इकट्ठे करने हैं ताकि हम मेंस में छोटे आंसर्स जल्दी लिख सकें और अपना पेपर पूरा कर सकें। ठीक है, तो ये रहेगा ढंग हमारा आपको हिंदी माध्यम में पढ़ाने का, जिसका कोर्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद डेमो लेक्चर्स नहीं होंगे, अब आपको एनरोलमेंट करना है, जिसके लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कीजिए। 1 तारीख से स्ट्रिक्टली ये उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन लोगों ने इस कोर्स में अपना एडमिशन करा लिया। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।